हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एज गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड जे FWCE परीक्षा 2024 के लिए जेके जीएस का आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम सभी 7 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप सभी क्लासेस देखते हैं, सेशन को लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड जे FWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी जे एज गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे कि खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन जो है वो कौन सा विटामिन है। फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विटामिन के। ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है फ्रेंड ये क्या है, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अगर वही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका, तो सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं। अगर विटामिन ए के बारे में पूछ लिया जाए तो इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और सबसे अच्छा स्रोत जो है इसका गाजर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है, गाजर। और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। तो इतना फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था। तो आपसे को बताओगे कि हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है। सबसे पहले यहां पे आप ये समझ लीजिए कि हेमावती जो है ये दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, जो कि कावेरी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा आप सभी। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। कृष्णा भी दक्षिण भारत की नदी है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों नदी जो है कि फ्रेंड बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मात्र एक नदी यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो नर्मदा, नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो कि खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिरती है। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी, नर्मदा जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी बात ये जितने भी नदी हैं, गंगा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये चीज क्लियर है। ये क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये 2-3 फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। फ्रेंड चलिए आपसे क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर बताएंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे।
सबसे पहले यह समझ लीजिए आप सभी कि गुलाम वंश की स्थापना जो कि फ्रेंड 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा? पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोहदी वंश। ये कुल 5 वंश थे। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी 1526 के बाद में। तो इसका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऐबक ने। ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे कौन? तो ध्यान रखिएगा ये गौरी के गुलाम थे। कौन थे? गौरी के गुलाम थे। और इल्तुतमिश कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप सभी ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम या दामाद थे जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। महमूद गजनवी कौन थे? तो इसने भारत में लगातार 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेके 1025 तक। ध्यान रखिएगा 1001 से लेके 1025 तक लगातार इसने आक्रमण किया था। और सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर का, जो कि 1025 में ही किया गया था। 1025 नहीं 1027 कर लीजिएगा, सबसे अंतिम आक्रमण था जो कि जाठों के विरुद्ध में किया था। ये 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और 1027 में जो किया था वो जाठों के विरुद्ध आक्रमण किया था इसने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, कालीबंगा किस नदी के तट पर है? आका लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये है घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये है आपका राजस्थान राज्य में। किस जिले में पड़ता है? तो हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ध्यान रखिएगा राजस्थान राज्य में। आप सभी बताइएगा कि लोथल जो है, लोथल बंदरगाह, वो किस राज्य में है और किस नदी के तट पर है? फ्रेंड जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हुए फ्रेंड वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक में मोटिवेट कराता है। तो लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। और यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछे गए उसी पैटर्न पर सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप सभी रिजल्ट बनना चाहते हैं तो कंप्लीट इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम आपको दे सकते हैं, जहां तक हमसे सफर सकता है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है बौद्ध, प्रथम बौद्ध संहिता कब हुई थी? प्रथम बौद्ध कर लीजिएगा इसको, प्रथम बौद्ध संहिता कब हुई थी? तो यहां से 2-3 फैक्ट को आप याद रखिएगा कि पहला बौद्ध संहिता जो हुआ था फ्रेंड, ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व के बारे में आपको पता होंगे कि उस समय उल्टा चलता था। क्लियर है? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संहिता हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ये चीज क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि दूसरी बौद्ध सभा संहिता कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके समय में? तो ये हुआ था आपका कालशोक के समय में। किसके समय में? कालशोक के समय में। कहां पे? वैशाली में। ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? सबकामी इसके अध्यक्ष थे। ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। इसके अलावा जो याद रखना है कि तीसरी बौद्ध सभा संहिता का आयोजन, तो ध्यान रखिएगा तीसरी बौद्ध सभा संहिता का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे थे। कहां पे आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चौथी बौद्ध सभा संहिता किसके समय में हुआ था, तो कनिष्क के समय में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के समय में जो कुषाण वंश का शासक था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। ये पूछा जाएगा कि कहां पर आयोजित किया गया था, तो कुंडलवन में आयोजित किया गया था। कुंडलवन कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। तो ये चारों बौद्ध संहिता को जरूर याद रखिएगा आप सभी। देखिए चौथी बौद्ध सभा संहिता में ही बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुके थे, हीनयान धर्म और महायान धर्म में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बौद्ध सभा संहिता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा चौथी बौद्ध सभा संहिता में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो सबसे पहले यह समझ लीजिए आप सभी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो किया गया था, यह कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो यहां आपका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा दयाराम सोहानी के द्वारा किया गया था और ये 1921 में इसकी खोज हुई थी या उत्खनन किया था। तो ये दोनों फैक्ट को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। न्यूटन चाचा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसने 3 नियम दिया था गति का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? तो इंजन की चाल को मापने के लिए हम सभी टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएंगे। लेक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम सभी लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। फाइडोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं? तो यह प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अगला है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान राज्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, बाघ अभयारण्य और वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप सभी इसे कवर कर लीजिएगा। चलिए, आप सभी से क्वेश्चन है और आप सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और एक क्वेश्चन आपके लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 2 क्वेश्चन आपके लिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था फ्रेंड? तो देखिए, सातवाहन वंश की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड, ये किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा। तो ए राइट आंसर रहेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो चलिए, अभी चारों बौद्ध संगीति के बारे में आपको बताएं। इसके अध्यक्ष कौन थे, कहां पर आयोजित की गई थी, किसके समय में हुआ था और कब हुआ था? चलिए, आपसे बताएंगे प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजगीर में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? यहाँ पे कुंडलवन में चौथी बौद्ध सभा संगीति, पाटलिपुत्र में तीसरी, वैशाली में दूसरी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर आप सभी कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वासुदेव के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई थी फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, कि जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, बताएंगे आप सभी। जापान की जो मुद्रा है फ्रेंड, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम सभी येन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को। टाका किस देश का मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश का मुद्रा है टाका। भारत का क्या है? रुपया है, ध्यान रखिएगा। डॉलर आपका अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पर डॉलर चलता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का किला कर लीजिएगा इसको। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो यह स्थित है तेलंगाना राज्य में, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में, हैदराबाद में स्थित है। बनवाया गया था किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, कुतुब शाही राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए, बताएंगे आप सभी को पता भी होंगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जो कि आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो इसे हम सभी NH-44 के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा, जिसे पता नहीं है तो ध्यान रखिएगा, NH-44 के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहीं पे अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा की बात किया जाए तो NH-966B है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि 966B है, जो कि वेलिंगटन से कोची तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मामा भांजा मंदिर कहां पर स्थित है फ्रेंड? तो यह है बारसूर, छत्तीसगढ़ में। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड? यहां पे आप सभी 2 युद्ध को याद रखिएगा, एक हो गया प्लासी का युद्ध, एक हो गया बक्सर का युद्ध। चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि प्लासी किस राज्य में पड़ता है? देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ध्यान रखिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए, प्लासी जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है और बक्सर आपका कहां पे है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। और ये दोनों युद्ध के बाद क्या हो गया था? अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार हो गया था भारत पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था, जड़ मजबूत हो चुका था उसका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर है?
तो ए राइट आंसर है 12,756 किलोमीटर जो है फ्रेंड ये क्या है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ? तो वहां पे अभी बौद्ध धर्म के बारे में बताए, बौद्ध सम्मेलन के बारे में बताए, अब यह है जैन सम्मेलन। जैन सम्मेलन 2 हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बौद्ध संगीति 4 था पर जैन सम्मेलन 2 हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, यह संपन्न हुआ था किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 300 ईसा पूर्व माना जाता है इसका समय, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्या पूछा गया यहाँ पे? नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे आप सिर्फ फोकस कीजिएगा, हाँ है या नहीं है। एक क्वेश्चन रहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, और एक क्वेश्चन रहता है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है फ्रेंड, याद रहेगा आप सभी को। डी राइट आंसर रहेंगे। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से गुजरती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, कर्क रेखा जो है फ्रेंड, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है और भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण भारत में। यह चीज क्लियर है। कर्क रेखा जो है फ्रेंड 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ध्यान रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सा है? कर्क रेखा। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कैसे गुजरती है तो ये भी आपको बता ही देते हैं, सारा चीज क्लियर रहेगा आपका। तो ये क्या है? अपना भारत का मैप है, ठीक है। ये क्या आपका भारत का मैप है। बाकी बात मैप हमको नहीं बनाने आता है तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। तो देख लीजिए, ये जो है आपका भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को बताओगे, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? द्वितीय यहां नहीं, यहां तृतीय कर लीजिए आप सभी, ये तृतीय होगा क्योंकि ऑप्शन उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है। द्वितीय बौद्ध सभा संगीति हुआ था कालशोक के शासनकाल में, पर तृतीय बौद्ध सभा संगीति की बात किया जाए तो ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस समय मगध का शासक जो था वो अशोक था, क्योंकि मगध पे जो शासन चल रहा था वो मौर्य वंश का शासन चल रहा था। ध्यान रखिएगा, मगध पे किसका शासन चल रहा था? मौर्य वंश का, और मौर्य वंश का जो राजा था वो कौन था? आपका अशोक था, ध्यान रखिएगा। अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त के पोते थे। ये चीज क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कहां संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में, ध्यान रखिएगा, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है कि फ्रेंड वो किससे है? चलिए बताएंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है फ्रेंड ये किससे है? तो इसका संबंध है तावला से। उस्ताद जाकिर हुसैन तावला बजाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर संपन्न हुआ था फ्रेंड? देखिए, क्वेश्चन का लेवल समय के साथ बढ़ाते चलेंगे हम सभी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 0 से शुरू कीजिएगा तभी हीरो बन पाइएगा आप सभी, और पहले हीरो से शुरू कीजिएगा तो 0 बनने में देर नहीं लगेगा आपको। तो ए राइट आंसर है, कुंडल वन में किया गया था चौथी बौद्ध सभा संगीति। आपको क्या बताए थे? ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, और इसी बौद्ध सभा संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो चुकी थी, हीनयान और महायान धर्म में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? तो यहां देख लीजिए, यह है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि कालशोक था। अगला है, ध्वनि की इकाई क्या है फ्रेंड? ध्वनि को हम सभी डेसिबल से मापते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे, आप सभी को पता भी होंगे। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर के नारायण, याद रखिएगा आप सभी, आर के नारायण है इसके लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वैद्य कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर
30 के लिए राइट आंसर बताएंगे। सबसे प्राचीन वेद जो है फ्रेंड वो कौन सा है? तो आप सभी को पता होंगे कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा। यहां सबसे पहले आप सभी समझ लीजिए कि वेद जो है फ्रेंड इसकी संख्या कितना है? तो कुल 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद हो जाएंगे, और सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसे भूत पिशाच जादू टोना का भी वेद कहा जाता है। यह चीज क्लियर है आप सभी का? सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी फ्रेंड? तो इसकी राजधानी थी मानिकखेट। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेट्टूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? मेट्टूर बांध जो है फ्रेंड ये किस नदी पर अवस्थित है? तो हम सभी कह सकते हैं ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? बिल्कुल इजी, सिंपल, कमल। आप सभी को पता भी होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई शक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? भारत में द्वितीय वर्ष जो है फिर वो किस तिथि से प्रारंभ होती है? 1 अप्रैल से होती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? आप बताइएगा हमको। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पर एशिया का पूछ रहे हैं आप सभी से। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ये कहां पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है थार। अगला है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो देखिए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये किया गया है इंद्र के लिए। किसके लिए किया गया है फ्रेंड? इंद्र के लिए किया गया है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, कालाहारी रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो ए राइट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है फ्रेंड? इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। यह शरावती नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय आत्मा के नाम से जो कि फ्रेंड ये किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। सी राइट आंसर रहेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है भारतीय आत्मा के नाम से। अगला है, कोलंबा पॉइंट कहां पर स्थित है? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कोलंबा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुसोलिन कहां का निवासी था फ्रेंड? तो ये इटली का निवासी था। कहां का निवासी था? इटली का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होंगे कि पन्ना का खान सबसे प्रसिद्ध हीरा के उत्पादन के लिए जो मध्य प्रदेश है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये दोनों फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक क्या बताएं अभी आपको? जो क्वेश्चन आने वाला है उससे पहले आपको इसका आंसर बता चुके हैं, कर्नाटक। क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगला है, अक्षर दोहा शब्द का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है शिक्षा से। ध्यान रखिएगा आप सभी। अक्षर दोहा शब्द का संबंध शिक्षा से है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस जो है फ्रेंड वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व गैस जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो देखिए, भूपर्पटी की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा 86.80% तक है। अगर लमसम कहिए तो 87% आप कह सकते हैं। 86 से लेके 87% के बीच में आप सभी ये कह सकते हैं।
भूपर्पटी में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है 78%, ऑक्सीजन 21% है वायुमंडल में। पर यहाँ भूपर्पटी की बात किया जाए तो 86.80% कह सकते हैं, 86 से लेके जो कि फ्रेंड 87 तक इसके बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है लिली। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 3 हो गए। हीरा का मध्य प्रदेश जो कि पन्ना का खान प्रसिद्ध है, सोना का कर्नाटक और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, पिघले द्रव के रूप में जो कि फ्रेंड मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है। क्लियर है। अगला है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है? केरल में है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है वो झारखंड में है, तो इसका कोयला का सी हो जाएगा। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वनों का प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश कहा जाता है, एमपी को। ध्यान रखिएगा आप सभी। खान हीरा का जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जाता है कि सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है, और दलहन में भी सबसे उत्पादन जो है कि मध्य प्रदेश ही करता है। तो ये फैक्ट को जरूर याद